हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 105 इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इतिहास क्या रहा है और ये विषय कैसे डेवलप हुआ। क्वेश्चन 2, डिस्कस द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। इसमें हमें यह समझाना है कि कैसे कॉलोनीज ने आजादी पाई और इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा। क्वेश्चन 3, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें हमें बताना है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने के लिए इंस्टीट्यूशनल मेथड कैसे यूज किया जाता है। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, द आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी। बी, द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इसमें हमें डिपेंडेंसी थियरी और लिबरल डेमोक्रेसी के बेसिक आइडियाज शॉर्ट में समझाने हैं। क्वेश्चन 5, एग्जामिन द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एंड इट्स रेलेवेंस फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या रोल है। क्वेश्चन 6, क्रिटिकली एग्जामिन द मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस फेसिंग द सोशलिस्ट स्टेट्स। इसमें हमें सोशलिस्ट कंट्रीज के सामने आने वाले चैलेंजेस और उनकी प्रॉब्लम्स पर चर्चा करनी है। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रीन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। इसमें हमें यह समझाना है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का क्या मतलब है और ये सिस्टम में कैसे काम करता है। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। बी, नाइजेरियन फेडरलिज्म। इसमें हमें चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय और नाइजीरिया के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का विकास कैसे हुआ। आपको बताना है कि अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करने की परंपरा कैसे शुरू हुई, उसमें कौन कौन से सोच और स्कॉलर्स का योगदान रहा। आंसर। इंट्रोडक्शन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता है कि ये विषय कैसे विकसित हुआ। एरिस्टोटल से लेकर आज तक इसमें कई सोच, विद्वान और थियरीज का योगदान रहा है जो इस विषय को समझने में मदद करते हैं। मेन बॉडी। 1, प्राचीन युग में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आरंभ प्राचीन ग्रीस से माना जाता है। एरिस्टोटल को पहला कंपैरेटिव पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है। उनकी किताब पॉलिटिक्स में उन्होंने मोनेकी, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम्स का तुलनात्मक विश्लेषण किया था। भारत में भी कौटिल्य की अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में राज्य व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन मिलता है। 2, मध्यकालीन और अर्ली मॉडर्न पीरियड। मध्यकालीन युग में पॉलिटिकल थॉट अधिक फिलोसॉफिकल या धार्मिक था, जहां श्रेष्ठ शासन व्यवस्थाओं पर जोर था। अर्ली मॉडर्न युग में मैकियावेली जैसे थिंकर्स आए, जिन्हें द प्रिंस के लिए जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में अलग अलग शासन व्यवस्थाओं का भौगोलिक और सामाजिक रूप से तुलना की। 3, 19th और 20th सेंचुरी के आरंभ में विकास। नेशन स्टेट्स के आने के बाद और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान पॉलिटिकल स्टडीज में व्यवस्थित विकास हुआ। टॉकविल ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका में यूएस और यूरोप के डेमोक्रेसी का कंपैरिजन किया। इस युग में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच काफी प्रमुख रहा, जहां संविधान और लीगल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन होता था। 4, वर्ल्ड वॉर II के बाद बिहेवियरल अप्रोच का आना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिकल साइंस में एक नई दिशा आई, बिहेवियरलिज्म। गैब्रियल आमंड और सिडनी वबा जैसे स्कॉलर्स ने एम्पिरिकल मेथड्स का यूज किया, जिसमें सर्वेज और डाटा एनालिसिस शामिल था। पॉलिटिकल कल्चर और बिहेवियर जैसे टॉपिक्स का तुलनात्मक अध्ययन होने लगा। 5, आधुनिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का विस्तार। आज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कई तरीके के अप्रोचेस शामिल हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल, कल्चरल और इकोनॉमिक।
डेमोक्रेटाइजेशन, ऑथोरिटेरियनिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च होती है। डिकोलोनाइजेशन और ग्लोबल साउथ के इश्यूज भी अब इसमें शामिल हो गए हैं जो इस फील्ड को और भी इंक्लूसिव बनाते हैं। कंक्लूजन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इतिहास बताता है कि कैसे ये फील्ड एक फिलोसॉफिकल विचार से एम्पिरिकल साइंस बन गया। हर युग में नए आइडियाज और टूल्स ने इसमें वैल्यू जोड़ी है। आज के समय में ये फील्ड दुनिया भर के पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने का एक जरूरी जरिया बन चुका है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 2, डिस्कस द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कैसे एशिया और अफ्रीका जैसे रीजन्स ने अपने कॉलोनियल रूलर्स से आज़ादी पाई। इसमें कॉजेस, प्रोसेस और इसका इम्पैक्ट एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, लीडर्स और ग्लोबल सपोर्ट भी मेंशन करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिकोलोनाइजेशन का मतलब है जब कॉलोनियल पावर्स ने अपने कॉलोनीज को छोड़कर उन्हें इंडिपेंडेंट नेशंस बनने दिया। यह प्रोसेस मेनली वर्ल्ड वॉर II के बाद शुरू हुआ। इसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, इकोनॉमिक प्रेशर और इंटरनेशनल सपोर्ट का मेजर रोल था। फ्रांस फैनन जैसे थिंकर्स और गांधी जैसे लीडर्स ने इस प्रोसेस को इंस्पायर किया। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉजेस। वर्ल्ड वॉर II का असर। वॉर के बाद यूरोपियन पावर्स फाइनेंशियली और मिलिटरीली वीक हो गए और कॉलोनीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। नेशनलिज्म का उदय। कॉलोनीज में लोग अपने राइट्स और इंडिपेंडेंस के लिए खड़े हुए। गांधी, इंडिया, हो ची मिन, वियतनाम, क्वामे नक्रूमा, घाना जैसे लीडर्स ने मूवमेंट लीड किया। इकोनॉमिक प्रेशर। कॉलोनियल पावर्स के लिए कॉलोनीज का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया। कॉलोनीज भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से छुटकारा चाहते थे। इंटरनेशनल सपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस और अटलांटिक चार्टर जैसे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स ने सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया, जिससे डीकोलोनाइजेशन को बूस्ट मिला। 2. मेजर फेजेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। एशिया। इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस पाई। इंडोनेशिया ने डच से 1949 में आज़ादी ली। वियतनाम ने 1954 में फ्रांस के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस जीती। अफ्रीका। घाना पहला सब सहारन अफ्रीकन कंट्री था जो 1957 में फ्री हुआ। 1960 में नाइजीरिया, केन्या जैसे देश भी आज़ाद हुए। कैरिबियन और पैसिफिक। जमैका और फिजी जैसे कंट्रीज ने लेटर डेकेड्स में यूके से इंडिपेंडेंस ली। 3. रोल ऑफ आइडियोलॉजी और सुपर पावर्स। कोल्ड वॉर का रोल। यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने कॉलोनियलिज्म के खिलाफ स्टांस लिया ताकि नए कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में ला सकें। सोशलिज्म का प्रभाव। सोशलिस्ट आइडियाज ने कॉलोनीज को इंस्पायर किया सेल्फ रिलायंस के लिए। पैन अफ्रीकनिज्म और पन अरबिज्म, इन आइडियोलॉजीज ने यूनिटी और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को सपोर्ट दिया। 4. इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकल चेंजेस। नए देश बन गए जहां नए कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट्स आए। इकोनॉमिक चैलेंजेस। काफी कंट्रीज पॉवर्टी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फेस कर रही थी। कल्चरल रिवाइवल। लोकल लैंग्वेजेस, कल्चर्स और एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया गया। कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स और कांगो जैसे सिविल वॉर्स भी हुए। ग्लोबल इफेक्ट। डिकोलोनाइजेशन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया और नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसे इनिशिएटिव्स शुरू हुए। कंक्लूजन। डिकोलोनाइजेशन ने वर्ल्ड हिस्ट्री को बदल दिया। कॉलोनीज को आज़ादी मिली लेकिन उनके सामने नए चैलेंजेस भी आए। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स बनाए गए लेकिन कॉलोनियल पास्ट का असर आज भी दिखता है। यह प्रोसेस समझना जरूरी है ताकि हम पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड को बेहतर समझ सकें। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 3. Discuss the institutional approach in the study of comparative politics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को समझाना है जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में काफी पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का स्टडी होता है। हमें इसका मीनिंग, एवोल्यूशन, स्ट्रेंथ्स और क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अनफॉर्मल संस्थानों, इंस्टीट्यूशंस का स्टडी करता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी। ये अप्रोच मानता है कि इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल बिहेवियर और आउटकम्स को शेप करते हैं। यह क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस से निकला है और थिंकर्स जैसे वुड्रो विल्सन और वाल्टर बगहॉट ने इसे डेवलप किया।
इस आंसर में हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का स्कोप, फीचर्स और लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का अर्थ और फीचर्स। इस अप्रोच में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी होता है। ये माना जाता है कि इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल बिहेवियर को गाइड करते हैं। ये लीगल रूल्स और नॉर्म्स पर बेस्ड होता है। खास बातें। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस, जैसे जुडिशरी, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉस को पॉलिटिकल बिहेवियर का बेस माना जाता है। इंस्टीट्यूशंस को स्टेबल और ऑब्जेक्टिव माना जाता है। 2. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। क्लासिकल पीरियड, वर्ल्ड वॉर II से पहले वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस का डिस्क्रिप्टिव स्टडी होता था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर II क्रिटिसिज्म। इस अप्रोच को नैरो माना गया क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इग्नोर करता था। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म 1970 के बाद अब इनफॉर्मल नॉर्म्स, सोसाइटी और इकोनॉमी को भी इंक्लूड किया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंकर्स। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी पर फोकस किया। मार्च एंड ऑल्सन ने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को डेवलप किया। वॉल्टर बगहॉट ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस दिया। 3. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के फायदे। क्लियर फ्रेमवर्क देता है पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने के लिए। पॉलिटिकल कंपैरिजन में हेल्पफुल है, जैसे प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम्स का कंपैरिजन। लीगल और ऑर्गेनाइज्ड नजरिया प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, यूएस और यूके के सिस्टम्स का कंपैरिजन बताता है कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह से पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करते हैं। 4. क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस। सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा ध्यान देता है और इनफॉर्मल फैक्टर्स जैसे कास्ट, रिलीजन को इग्नोर करता है। पॉलिटिकल एक्टर्स की असली बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज तक लिमिटेड है, इसीलिए इसे यूरोसेंट्रिक कहा जाता है। आज के टाइम में अब इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस में बिहेवियरलिज्म, कल्चर और इकोनॉमी को भी जोड़ा जा रहा है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच इन्हीं सबको इंक्लूड करता है। कंक्लूजन। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आज भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग मेथड है। इसकी लिमिटेशंस के बावजूद यह पॉलिटिकल सिस्टम्स का स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस देता है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने इस अप्रोच को और रेलेवेंट बना दिया है। अगर इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों फैक्टर्स को मिला के देखें तो पॉलिटिक्स को और बेहतर समझा जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on the following in about 200 words each. A. The idea of dependency. B. The idea of liberal democracy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 important concepts के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, डिपेंडेंसी और लिबरल डेमोक्रेसी। पहला पार्ट डिपेंडेंसी थियरी को कवर करता है जो विकसित और विकासशील देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है। दूसरा पार्ट लिबरल डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स और उसके फीचर्स को समझाने को कहता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इस आंसर में हम 2 मुख्य राजनीतिक विचारों, डिपेंडेंसी और लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। डिपेंडेंसी थियरी समझाती है कि कैसे विकसित देश विकासशील देशों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वहीं लिबरल डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिविजुअल राइट्स और अकाउंटेबल गवर्नेंस पर जोर देता है। मेन बॉडी। ए. The idea of dependency. Definition और origin. Dependency theory 1960-70 में लैटिन अमेरिका से आई थी। एंड्री गंडा फ्रैंक और रॉल प्रीबिश्चर जैसे थिंकर्स ने इस थियरी को डेवलप किया। कॉ आइडिया। इस थियरी कहता है कि गरीब देश, परिफरी, अमीर देशों पर निर्भर है। ये डिपेंडेंसी इन देशों को कभी डेवलप नहीं होने देती। मैकेनिज्म ऑफ डिपेंडेंसी। रिच देश रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर ले जाते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स महंगे दामों पे बेचते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस, डेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए कंट्रीज हमेशा फायदा उठाते हैं। क्रिटिसिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि इस थियरी में इंटरनल प्रॉब्लम्स जैसे करप्शन और पुअर गवर्नेंस को इग्नोर किया गया है। फिर भी ग्लोबल इनइक्वालिटी को समझने के लिए ये थियरी काफी यूजफुल है। एग्जाम्पल, लैटिन अमेरिका का यूएसए पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बी. द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। डेफिनेशन। लिबरल डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम है जिसमें इलेक्शंस फ्री और फेयर होते हैं और सिविल लिबर्टीज प्रोटेक्ट होती है। की फीचर्स। रूल ऑफ लॉ, पावर का सेपरेशन, माइनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसके बेसिक फीचर्स है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन और प्रेस गारंटी होती है। थिंकर्स एंड मॉडल्स।
जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और जेएस मिल जैसे थिंकर्स ने इस आइडिया को प्रमोट किया। यूएसए, यूके, जर्मनी और इंडिया जैसे देशों में ये प्रैक्टिस होती है। सिग्निफिकेंस: लिबरल डेमोक्रेसीज ज्यादा स्टेबल और इंक्लूसिव होती है। यह अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है और पावर का मिसयूज रोकता है। चैलेंजेस: आज के टाइम में पॉपुलिज्म, फेक न्यूज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का कमजोर पड़ना कुछ बड़े चैलेंजेस है। कंक्लूजन: डिपेंडेंसी थियरी हमें बताती है कि कैसे ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटी बनी रहती है, जबकि लिबरल डेमोक्रेसी एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडल है जो राइट्स और फेयरनेस को प्रमोट करता है। दोनों हाई कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वर्ल्ड को बेहतर समझ सकें। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।